नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बूस्टर डोज वाला बजट, और वो इसलिए क्योंकि कोरोना की मार जिस तरह से अर्थव्यवस्था को परेशान कर रही थी, एक उम्मीद जगी है कि क्या इस बार बजट के जरिए अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की कोशिश होगी, पूरे देश की नजर टिकी होगी, क्या आम आदमी को राहत मिलेगी। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान आज जुड़ेंगे इस स्पेशल शो में। बूस्टर डोज वाला बजट क्या ये साबित होगा, जवाब देंगे जयंत सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं और खास तौर पर आर्थिक मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ अभिषेक मनु सिंघवी जी, बड़े नेता और सांसद, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। दोनों से हम चर्चा करेंगे क्या ये बूस्टर डोज वाला बजट साबित होगा, नहीं होगा। जो उम्मीदें हैं और जो नाकामियां हैं उस पर विपक्ष के सवाल भी आपके सामने रखेंगे। उम्मीद ये होगी कि निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री कल जब बजट पेश करेंगी तो जो मिडिल क्लास है उसको भी कुछ राहत मिलेगी। क्या टैक्स में कुछ बेहतर हो सकता है? क्या जो अभी तक एग्जेम्पशन लिमिट है टैक्स स्लैब का वो 2.5 लाख से 3 लाख हो सकता है? बहुत सारे सवाल है, लेकिन इन सवालों को हम यहाँ पर रखें उससे पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसमें खाका है कि किन परेशानियों से गुजरते हुए इस बार का ये बजट उम्मीदों वाला साबित होगा या नहीं। देखिए रिपोर्ट। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। बजट में हम व्यापारियों के लिए छूट चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स में छूट हो, जीएसटी का आराम से भरा जाए। महंगाई की मार सब तरफ पड़ी हुई है और भयंकर मार है महंगाई की। जब हम लोग कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो हम खर्चा कैसे करें? तो सरकार ने पिछले 2 साल में व्यापारियों के लिए क्या किया है? कि टैक्स में दुकानदारों को छूट मिलनी चाहिए सरकार द्वारा। और दूसरा, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। हर एक फिक्स बजट होता है। जब दुकानें कम देर खुलती हैं तो वो कैसे अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाएगा? कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाले बजट की उम्मीद है। कल वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, मगर उससे पहले उन्होंने आर्थिक सर्वे में खुशी और गम की तस्वीर पेश की। इस साल विकास की दर 9.2% रहने का सुकून है, तो अगले साल इसमें गिरावट के बाद 8 से 8.5% तक जाने की टेंशन है। We want manufacturers to come into India is clearly to say we want to build on our strength, but yet link with the global value chains. इन हालातों में बजट से किसे क्या मिल सकता है? नौकरी पेशा मध्यम वर्ग लगभग 40% है। इस पर कोरोना काल में बेरोजगारी, महंगाई का डबल अटैक हुआ। क्या वित्त मंत्री नौकरी और वेतन में कटौती की भरपाई करेंगी? मध्यम वर्ग के हाथों में पैसा नहीं आया और उसने खर्च नहीं किया तो खामियाजा देश के विकास को ही भुगतना होगा। इस पर टैक्स में छूट पर सबकी नजर है। मौजूदा समय में टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है। ये पिछले करीब 8 सालों से नहीं बढ़ी है। आखिरी बार टैक्स छूट की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। क्या इस बार ये लिमिट 3 लाख होगी? चुनावी मौसम में आ रहे बजट पर किसानों का मुद्दा छाया रहेगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा मोदी सरकार ने किया था। 2016 में किए गए वादे को 6 साल हो गए। क्या इस बार बजट में किसानों की आय बढ़ाने के ऐलान होंगे? दरअसल महंगाई भी मुंह बाई खड़ी है। दुनिया इससे परेशान है, मगर भारत में मामला कुछ ज्यादा ही खराब है। वहीं बेरोजगारी की समस्या भी सरकार को डरा रही है। तो क्या कल वित्त मंत्री जी इन सारी समस्याओं का समाधान देने वाला बजट लेकर आ रही हैं? आज तक ब्यूरो। मुख्य तौर पर अपने इस आधे घंटे के शो में हम 3 बातों पर जोर देंगे। सबसे पहले जो मोटी अर्थव्यवस्था की अभी बातें हैं उसकी सेहत कैसी लग रही है। दूसरी तरफ महंगाई से लेकर बेरोजगारी, जो बड़ी चुनौतियां इस सरकार के सामने हैं। तो तीसरी तरफ हम मुद्दा उठाएंगे कि क्या किसानों के मुद्दे पर सरकार कुछ कर सकती है, क्या अलग अलग सेक्टर्स में वो कुछ कर सकती है, और मिडिल क्लास टैक्स को लेकर क्या कोई राहत हो सकती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पूर्व वित्त राज्य मंत्री भी जयंत सिन्हा जी रह चुके हैं और बजट पर आज तक पर
बहुत ध्यान से इनको लोग सुनते हैं कि ये क्या बोलेंगे, ताकि कुछ उम्मीद जगे कि क्या होने वाला है, कुछ तो भनक लगे। और अभिषेक मनु सिंघवी जी वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी की, 3rd टाइम सिटिंग एमपी भी हैं और इसी के साथ कानूनविद भी हैं, तो वो भी बताएंगे कि कहां कहां पर चूक हुई है सरकार से और कहां वो बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन एक एक करके जो डेटा है सर, उसके साथ ही बातचीत करेंगे। हम लोगों ने इंडिया टुडे ग्रुप का बही खाता बनाया है, जिसमें हम सबसे पहले आपको जीडीपी ग्रोथ, जो ग्रोथ दर है वो दिखा देना चाहते हैं। और इसी पर पहला सवाल भी होगा, क्योंकि 2015 में जहां था वो देखिए यहाँ पर 2020-21 समझ में आता है, कोविड की मार थी और नेगेटिव में -7.3, फिर वापस 9.2। और आपको बता दें आज जो कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, उसमें 8 से 8.5% का। अब इसके बाद जल्दी से आपको महंगाई का आंकड़ा दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत कर लेंगे। ये महंगाई दर जो हम देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसकी रफ्तार है जो अब 5.3 पर इन्फ्लेशन रेट है। जल्दी से इसी से जुड़े हुए 2 सवाल, जिसमें शुरुआती तौर पर आप दोनों को जो कुछ भी कहना है वो आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम सबसे पहले बात करें जयंत सिन्हा जी, तो विकास दर कोविड की मार है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ी चुनौती है कि हमने उसको कैसे संभाला और बेहतरी की स्थिति कैसे पैदा कर रहे हैं। इसीलिए पहला सवाल आपसे इसी पर है कि जो ग्रोथ रेट को लेकर जो प्रोजेक्शन है 8.5 का, जबकि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने पहले 9.2 का दिया था, ये किन वजहों से हमारे दर्शकों को समझाएं। क्या हम माने कि, अब तो खैर आप ही लोग अच्छे दिन बोलने में सर डरते हैं, लेकिन क्या हम माने कि अर्थव्यवस्था के बेहतर दिन आ रहे हैं, और महंगाई दर, दोनों पे आपका जवाब, क्योंकि जनता सरसों तेल से लेकर हर चीज के दाम को लेकर परेशान हो रही है। जयंत जी। नमस्कार अंजना जी। और देखिए, जैसे आज इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि आगे के समय जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, यानी हमारे उत्पादन की जो वृद्धि है, वो बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। और इसका कारण यह है कि हम लोगों ने जो कोविड की महामारी थी, जो 100 वर्ष में, आप समझिए अंजना जी, और आपके दर्शकों को भी समझना चाहिए कि ऐसी महामारी हमारे इतिहास में 100 वर्षों में एक बार आती है। और जब पिछली बार जब ये आई थी 100 वर्ष पहले, तो इतनी हानि हुई थी अर्थव्यवस्था में और आबादी में कि मैं आपको क्या बताऊं, वो कल्पना के परे है। लेकिन जब पूरे देश विदेश में ये एक आपदा आई हुई है, हम लोगों ने आंधी में इस अपने नाव को किसी तरह से संभालते हुए हम लोग निकाल आए हैं। आज के समय 90% लोगों को 1 डोज मिल गया है, 70% लोगों को 2 डोज मिल गए हैं, और इसको हम लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से संभाल कर निकाल के हम लोग ले आए हैं। और इस कारण इस वर्ष जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 9.2% होने वाला है, 9.2% होने वाला है। और क्योंकि सब जो हमें आधार बनाना है, हमें नींव के ईंट डालने थे, जिसके द्वारा आगे के समय भी हम लोगों का ग्रोथ रेट अच्छा रहे, वो भी माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े कुशलता से किया है। और अब अनुमान है, और सिर्फ ये इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान नहीं है, आप अगर वर्ल्ड बैंक को देख लें, IMF को देख लें, सबका अनुमान है कि हमारा देश ही है जो सबसे तेजी से बढ़ेगा, सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगा। और इसलिए ये 8 और 8.5% के बीच में हम लोगों की ग्रोथ रेट होगी। और जब इस प्रकार से हम लोगों का ग्रोथ होगा, तब रोजगार भी बहुत अच्छी तरीके से उनका उत्पादन होगा, उनका सृजन होगा। और महंगाई पे तो हम लोग लगाम लगाते ही आए हैं, उस पर भी हमारा काबू होगा, उस पर भी हमारा कंट्रोल होगा। तो इसलिए अब अगर हम लोग आगे की तरफ देखें, पीछे की तरफ न देखें, मतलब रियर व्यू मिरर से न देखें, विंडशील्ड से अगर देखें और भविष्य की ओर देखें, तो इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से संभाल कर हम लोगों ने अब तैयार करा दिया है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, अब बारी है अभिषेक मनु सिंघवी जी की। आपकी इजाजत से सर, चूंकि मैं बेरोजगारी का भी एक बार आंकड़ा दिखा देती हूँ, इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा आप लोग विपक्ष को घेरते हैं, तो ये वाला नंबर जल्दी से दिखाकर बेरोजगारी पर फिर आप ये बता सकते हैं कि कहां कहां पर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से चूक हुई है और कहां पर बेहतरी की। ये सालाना बेरोजगारी के आंकड़े हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए, 2016 में जो 8.3% था, वो नीचे आया 17 में 4, 4.5, फिर 6 पर पहुंचा 18 में, फिर 19 में 7.4, 2020 में 10.3% देखिए वो पहुंच गया, और फिर 2021 में 7.5% पर पहुंचा है। अब इसी के साथ आपके सवाल, और अभिषेक मनु सिंघवी जी, क्या आपको लगता है सरकार की तरफ से कहां पर सबसे बड़ी चूक हुई है? और जो सरकार कह रही है कि हमने सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, वो कंसेशन आप देने को तैयार हैं? सर आपका म्यूट है, शायद म्यूट है सर।
अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। मैं शुरू में माफी चाहूंगा, शायद 3-4 मिनट लूंगा, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि संदर्भ रखना आवश्यक है और मेरे यही बिंदु हैं जिनको आपने एक प्रकार से अभी टच किया है। पहला बात यह है कि देखिए, जब रेयर व्यू मिरर के तो चकनाचूर हो गया है, अब विंडशील्ड में क्रैक्स आ गए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि महामारी बहुत भयंकर थी, बिल्कुल निश्चित। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार को महामारी की आड़ में बहुत चीजें छुपाने का प्रयत्न हो गया है। तो पहला बिंदु मेरा ये है कि सब जानते हैं कि 2016 की एक साल की सिर्फ 8.25% ग्रोथ रेट, 2019 और महामारी वास्तव में मार्च 20 से हुई थी, पहला केस जनवरी 20 में हुआ था। तो 2019 को क्या थी पता है आपको? 4.04%। तो ये महामारी की आड़ न लें, महामारी का बहाना न बनाएं। एक पूरा गिरावट चल रही थी आपकी जीडीपी में 4 साल पहले से, और अभी पिछले हफ्ते आपके पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि ये 4% भी नहीं थी 2019 में। आपके जो नए सीरीज इंडेक्स हैं जीडीपी के, वो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है और शायद ये नेगेटिव थी या जीरो थी। तो ये तो हुई पहली बात। महामारी की नाम नहीं लीजिए बार बार। हम यूपीए की बात नहीं कर रहे, जब हमने 10% भी टच किया, 9 भी किया। लेकिन आपकी जो हाईएस्ट रही है 8.26, बाकी आपकी 2017 में गिर के 6.8, 2018 में गिर के 6.5, 19 में 4.04, ये सब पहले है महामारी के। नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी बात की, आपने 10% के नाम से राजकीय इंजेक्शन की बात की, फिस्कल इंजेक्शन। अब ये सब जानते हैं, लिखित है, सर्वविदित है कि सबसे ज्यादा बीजेपी समर्थक इस सरकार का नहीं कहता कि 1.7 उसमें से राजकीय इंजेक्शन है, बाकी सब 7.5-8% वित्तीय है, मॉनिटरी है। यानी आपने लोगों की मांग, डिमांड बढ़ाने के लिए, लोगों को हाथ में पैसा देने के लिए, बिना जिसके कोई भी उन्नति नहीं हो सकती, 1.7% किया है इस महामारी के वक्त, और नाम दिया उसको 10% का, जीडीपी का 10%, जिसमें से 7.5-8% वित्तीय है सिर्फ। आपके पास 2020-21 में पूरा जो फंड है, सिर्फ टैक्स जो एक्साइज लगता है तेल पदार्थों पे, पेट्रोलियम पे, उसका 3.5 लाख करोड़ पड़ा है, जो आपको मुफ्त में मिल गया है। आप उसके द्वारा भी राजकीय इंजेक्शन नहीं करना चाहते, तो ये कब के लिए रोक के रखा है पैसा? किस दिन, जब हम लोग सब मर जाएंगे उसके बाद इस्तेमाल करेंगे राजकीय, और सिर्फ वित्तीय करते रहेंगे, या कब करेंगे? तीसरा बिंदु, रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है 8% जनवरी 22 का, लेकिन कुछ समय पहले 9, 9.5, 10 तक पहुंच गया था। इसमें अभी भी शहरी बेरोजगारी का आंकड़ा है 9.3%, और ग्रामीण का है 7.3। एवरेज को माना गया जनवरी 2022 में 8%। जी। तो आज ये सीएमआई की फिगर्स है, मेरे फिगर्स नहीं है, सीएमआई की हैं। तो आपने रोजगार का तो बहुत हालत बुरी की, और नोट करिए 2017 में आपकी सरकार में 5.5% था, अब आप 8% और 9% पे हैं। और ये सब फिगर्स प्री कोविड भी हैं और कोविड के बाद के भी हैं। नंबर 4, कीमतें। मैं 2 मिनट और लूंगा, मैं जानता हूं समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं। कीमतों की बात करिए। अब ये बड़ी रोचक बात है, जैसे गालिब ने कहा कि न मिला खुदा न मिला विसारे यार। आपने राजकीय कोष से इंजेक्शन इसलिए भी नहीं दिया था, एक कारण था कि हमारा इन्फ्लेशन, कीमतें न बढ़ जाएं बहुत ज्यादा। जी। अब हुआ क्या है, कीमतें की जो दर थी ग्रोथ की 3.3 थी इन्फ्लेशन की 2017 में। अभी 2020 में कितनी थी, कोविड के दौरान जबकि डिमांड कम होती है? 6.62, 6.62। अब मानते हैं कि 7.5 है जी। तो आपने राजकीय कोष नहीं दिया कीमतों से डरकर, और कीमतें वैसे ही बढ़ गई। हाँ। तो मैंने इसीलिए कहा कि ना खुदा मिला ना विसाले यार। अब यह है कि क्यों कीमतें बढ़ी, इसका एक और कारण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कोविड के पहले भी है, कोविड के बाद भी है। ग्रोस वैल्यू एडिशन होता है सबसे महत्वपूर्ण एक आंकड़ा, जो जयंत जी अच्छे से जानते हैं।
जो होता है कि आप औद्योगिक कितना जोड़ते हैं अपनी इकोनॉमी, औद्योगिक उत्पादन, ठीक है सर। वो जबरदस्त गिरा है। मैं 1 मिनट और लूंगा, आई एम वेरी सॉरी। 9.5% था 2012 में, और अभी 2020 में -2.4 और 2021 में -7.1। तो निश्चित है कि अगर -7.1 होगा तो अब तो ग्रोथ होगी 2022 में। और आखिरी सबसे बड़ा और आखिरी पॉइंट है, अल्टीमेटली मूल मुद्दा क्या है अंजना जी, और यही सब संदर्भ है जिसमें कि इस बजट को आंसर करना पड़ेगा, इस बजट को कुछ करना पड़ेगा। मूल मुद्दा क्या है? इस 2 साल में करोड़ों बेरोजगार बढ़े हैं। 84% घरों में, हाउस होल्ड में इनकम घटी है। ये आपका लास्ट वीक का पब्लिश्ड फिगर है सरकार का। 4.64 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गिरे हैं। इसमें से एक भी हमारा आंकड़ा नहीं है। वैश्विक भूख का जो इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हमारा नंबर है 104, टोटल नंबर है 116, यानी हमारे से नीचे सिर्फ 12 देश हैं। जी सर। और 90 मिलियन टन हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ यानी गेहूं और चावल बंद पड़ा है वेयर हाउस में, लेकिन फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये हालत है। तो ये हमारा, जब तक इसके लिए इन 5 चीजों के लिए कीमतें, रोजगार, जीडीपी ग्रोथ वैल्यू एडिशन और ये हंगर, इसके लिए निर्मला जी उत्तर नहीं देंगी, माननीय प्रधानमंत्री नहीं देंगे, तो सेंट्रल विस्टा की बात करने से क्या फायदा? ठीक है सर, मूर्ति अब लौटेंगे इसका जवाब भी जैन जी से लेंगे। धर्मों की बात करने से क्या फायदा? जी अभिषेक जी, अब जैन जी से इसका जवाब लेंगे, क्योंकि बिंदुवार तरीके से मुझे उम्मीद है कि जैन जी आपने सब नोट कर लिया होगा, लेकिन 2 मिनट का टाइम आप दोनों रहिए। अरविंद पनगरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक जाने माने इकोनॉमिस्ट भी हैं और इसी के साथ पहले वाइस चेयरमैन भी नीति आयोग के थे। अरविंद जी, अगर हम जयंत जी को सुने, जो पूर्व राज्य मंत्री थे, वित्त राज्य मंत्री, तो बहुत उम्मीद लग रही है, लग रहा है कि अब तो सब ठीक हो गया, अब तो बजट अब ठीक हो जाएगा, सब मामला ठीक हो जाएगा, लोगों के लिए बेहतरी होगी। लेकिन वहीं पर जब हम सिंघवी जी को सुनते हैं तो बहुत ही लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं, दिक्कतें हैं। आपकी नजर से जानना चाहेंगे कि क्या वाकई कोविड की जो मार हम झेल रहे थे, लोग भी अब बेहतर स्थिति में आ रहे हैं, बजट भी बेहतर स्थिति में, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में आएगी? क्या कुछ आप देखते हैं कि इस बार बड़ा सरकार कर सकती है गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए? जो बड़ी बड़ी बातें आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? अरविंद जी। सारे आंकड़े आए हैं, वो उसी दिशा में निर्देशित करते हैं। ग्रोथ रेट जो है एडवांस एस्टिमेट के अनुसार 9.2% पे रखी गई है, और अगले साल में भी जो है ग्रोथ की स्थिति, जो वृद्धि दर है जीडीपी की, वो अच्छी होने वाली है। आपके इकोनॉमिक सर्वे ने जो है उसको 8 से 8.5% पर रखा है। तो मेरा मानना है कि इस वृद्धि दर के साथ हम चल सकेंगे अगले साल, और अभी भी आर्थिक सुधारों की जरूरत है, तो उस विषय में अपन फिर चर्चा आगे कर सकते हैं। पर मोटे रूप में अगर देखा जाए तो अब जो है स्थिति अच्छी है। हालांकि मैं अभी भी इस बात से थोड़ा सा आशंकित हूं कि कोविड का खतरा खत्म नहीं हुआ है, और जब तक कोविड का खतरा खत्म नहीं होता है तब तक जो है परिस्थिति के रिवर्सल के चांसेस रहते हैं, एटलीस्ट टेम्परेरीली। तो मुझे सबसे ज्यादा आशंका उसी से है, वरना दूसरे जो इसके इंडिकेटर्स हैं सारे हमारे इस वक्त, वो काफी अच्छे हैं। तो मोटे रूप में मेरी सहमति जयंत सिन्हा जी के साथ है। कुछ जो क्रिटिसिज्म दिए हैं सिंघवी साहब ने, वो भी वैलिड है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ मायनों में वो जो उन्होंने 2019-20 के साल के लिए कहा, उसमें वो प्री कोविड ईयर था, वो 4% गिर गई थी ग्रोथ रेट, तो वो काफी कम थी हमारी ग्रोथ रेट। पर जहां तक फ्यूचर का सवाल है, अगर कोविड का खतरा जो है हमारे फिर से नहीं हिट करता है, तो मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था इस अच्छी स्थिति में है। इन्वेस्टमेंट जो है वो प्री कोविड लेवल पे आ चुका है, उससे काफी ऊपर आ चुका है असल में, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे दिमाग में है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसने अच्छा पिकअप किया है। अभी मूड भी काफी पॉजिटिव है इंडस्ट्री में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जनरली स्ट्रांग है। तो इन सब बातों को मिलाकर भविष्य को लेकर मैं निश्चित रूप से
ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जी, इससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, एक आखिरी सवाल है सर जल्दी से आपसे। बहुत मायूसी में लोगों ने कोविड के ये 2 साल काटे हैं, और अब जब जैन जी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था, जो कि IMF का भी प्रेडिक्शन है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी, तो लोग ये विश्वास करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनमें से ऐसे कई लोग हैं, जो कि ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट है, जिनकी जो हालत बहुत खराब हुई है। महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, बेतहाशा जो इन्फ्लेशन रेट है उस पर भी आपका, क्योंकि वो डेटा भी हम लगातार दिखा रहे हैं, और बेरोजगारी, जो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस फ्रंट पर आप क्या कहेंगे? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्सेस ये प्रॉब्लम्स जो है, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन रेट, जो आम आदमी को परेशान कर रही है। सर, पहली बात तो जो इन्फ्लेशन है हमारे देश में 5 से 6%, ये वेल विद इन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो टारगेट रेंज है 2 से 6%, उसके भीतर है। तो इससे ज्यादा अगर साथ में अगर जो है लोगों की आय नहीं बढ़ रही हो तो इन्फ्लेशन खतरनाक है। पर लोगों की आय जो है अगर नॉमिनल टर्म्स में देखा जाए इस साल में तो करीब 17% बढ़ी है। तो अगर इन्फ्लेशन है 5%, तो रियल टर्म्स में जो है जो उसकी रुपए की जो आय लोगों की हुई है, उसकी जो परचेसिंग पावर है वो ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लेशन हुआ और लोगों की आय नहीं बढ़ी। आय जो है नॉमिनल टर्म्स में 17% बढ़ी है, रियल टर्म्स में 9.2% बढ़ी है। और अल्टीमेटली जो है आपके कुल मिलाकर जो खरीद सकते हैं आप आपकी उस इनकम से, वो बढ़ा है या नहीं, ये बड़ा मुद्दा होता है। और वो बढ़ा है, वो 9.2% बढ़ा है, जो बहुत सी ग्रोथ रेट है। तो इस दिशा से इन्फ्लेशन 5 से 6% डेवलपिंग कंट्री के लिए ग्रो करते वक्त अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। जहां तक अगर फिर इनकम्स भी साथ साथ उससे ज्यादा बढ़ रही हो। ठीक है। जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, ये CMI के डेटा में मैं विश्वास रखता नहीं। ठीक, हमारे मॉस्पी जो है बहुत केयरफुली जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सर्वेस करने होते हैं। इतनी बड़ी टीम होती है, फिर भी वो साल में एक बार जो है अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स ला पाते हैं। ये हर हफ्ते के अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर रख देते हैं। तो मेरा विश्वास नहीं है CMI के फिगर्स में। इसलिए मॉस्पी के फिगर्स को आप देखिए एंड उसके आधार पर जाइए। तो इसलिए उस विषय में मैं कुछ कहूंगा नहीं। ठीक है सर। जयंत सिन्हा जी, अब जल्दी से आपके पास आते हुए आप अभिषेक जी की भी बातों का जवाब दीजिएगा। इस बार देखिए लोगों की उम्मीद किस लिए है, क्योंकि GST कलेक्शन को भी लेकर बम्पर कलेक्शन सरकार बता रही थी, इतना बम्पर कलेक्शन इस बार हुआ है। ये सालाना GST कलेक्शन हम दिखा रहे हैं। अब ये कलेक्शन जब आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो जनता की उम्मीदें बनना तो फिर सही है ना सर। लेकिन देखिए ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मार्च 2020 से नवंबर 21 तक करीब 4.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए, जबकि इस दौरान 40 लोग अरबपति बन गए। ये मैंने इसलिए दोनों बातें बताई हैं कि अब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार तो धनवान हो गई है, बहुत पैसा आ गया है, तो क्या आप मिडिल क्लास को कोई टैक्स में कुछ देंगे? क्या 2.5 लाख से जो स्लैब है टैक्स एग्जेम्पशन का वो 3 लाख तक जा सकता है? दूसरी तरफ जब मैं ये अरबपतियों की बात करती हूँ तो लोगों का कहना है कि जो रिच है उनकी तरफ सरकार नरम क्यों है, उनको आप और भी उन पर टैक्स करिए। तो टैक्सेशन को लेकर आप क्या बताएंगे? बिल्कुल उम्मीदें होनी चाहिए लोगों की बजट से, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन जो उम्मीदें हैं इनमें माननीय वित्त मंत्री जी खरे तरीके से उतरेंगी और सब उम्मीदों को काफी हद तक वो संभाल कर एक बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जहां तक अभिषेक जी की जो बातें हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारी बिंदुओं पे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। मैं बड़े सरल तौर से 2 बातें ही उनको कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे लोकतंत्र में सब कुछ पारदर्शी तरीके से होता है, किसी की आड़ में हम लोग कोई बात छुपा नहीं सकते हैं। आज ही आपके चैनल पे अंजना जी ये चर्चा हो रही है, पारदर्शी तरीके से चर्चा हो रही है और विपक्ष अपनी बात रख रहा है और पक्ष अपनी बात रख रहा है, तो इसलिए कोई छुपाने का तो मामला है ही नहीं। जो भी कुछ है वो आपके सामने है, पहली बात यह है। दूसरी बात, जो भी कुछ अभिषेक जी ने बताया कि ये हानि हुई, और आपने भी अभी भी बताया कि देखिए बेरोजगारी बढ़ी है या ऐसे लोगों को कम अब आय मिल रही है, ये जब 100 वर्ष का एक आपदा होगा तो हमें समझना चाहिए कि ये हानि, ये दिक्कत
ये मुश्किलें जो हैं ये तो होंगी ही होंगी, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। और इसी को तो हम लोगों ने संभाला है, हमें समझना चाहिए अगर हम लोग नहीं संभालते तो कितना और खराब हो सकता था। और अगर हम लोग दुनिया भर में देखें, दुनिया भर में बहुत हानि हुई है, हर देश में हानि हुई है। आप जान लीजिए कि 19 महीने 80 करोड़ लोगों को लगभग मुफ्त हम लोगों ने अनाज दिलवाया है। हमारे जो 1 करोड़ जो हमारे किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि से 1.8 लाख करोड़ 1.8 लाख करोड़ सीधा उनके बैंक के खाते में गया है। अभी एकदम बम्पर फसल भी हुई है और इस बम्पर फसल में हम लोगों ने किसानों को प्रोक्योरमेंट के द्वारा 3 लाख करोड़ हम लोगों ने दिए। तो इस तरीके से जो सहयोग राशि की जरूरत थी, जिन लोगों को सहयोग की जरूरत थी, हम लोगों ने पूरी तरीके से उनको सहयोग दिया है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, जो शोषित, पीड़ित, वंचित जो हमारे गांव गरीब किसान हैं, उनको हम लोगों ने पूरी तरीके से सहयोग दिया है। और फिर अगर आप दूसरी ओर देखें कि उद्योग को देखें, आप अर्थव्यवस्था को देखें, वहां जो हम लोगों ने सरलीकरण किया है, जो सुधार किया है, जो निवेश किया है, पीएलआई की स्कीमें हम लोगों ने निकाली हैं जिसमें कि हमारा उद्योग बढ़े, उसमें भी हम लोगों ने बड़े कुशलता से काम किया। और आज आप जान लीजिए, अगर हम भविष्य की ओर, और विंडशील्ड क्रैक है ये कह रहे हैं अभिषेक जी, बिल्कुल सही नहीं है। अगर हमारा विंडशील्ड क्रैक होता तो जैसे आपने बताया ये बम्पर जीएसटी कहां से आ रही होती, ये बम्पर जो हम लोगों को राजस्व मिल रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, वो कहां से हो रहा होता। और हमारे एक्सपोर्ट जो है वो आज के समय बहुत मतलब उनको वृद्धि मिली है और 400 बिलियन का ये जो है ये हम लोगों का एक्सपोर्ट हो गया है और इसका कोई कभी मुकाबला नहीं हुआ पहले।